नमस्कार, मैं हूं स्वाति भाटिया रावत और राज्यसभा टेलीविजन की खास पेशकश विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी खबरों के साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं हफ्ते भर की विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संभाला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कार्यभार। वैज्ञानिकों ने खोजा जेनेटिकल मॉडिफाइड कंटेंट को पहचानने का नया तरीका। भोपाल में मनाया गया खगोल उत्सव। देश के 5 आईएसआर संस्थानों में शुरू हुआ एडमिशन प्रोसेस। अफ्रीका और एशियाई देशों पर होगी क्लाइमेट चेंज के प्रभावों की पड़ताल। और खोज खबर में जानेंगे क्लाइमेट चेंज से स्वास्थ्य पर क्या हो रहा है असर। आइए अब नजर डालते हैं खबरों पर। नई सरकार के गठन के साथ ही नए मंत्रियों ने भी अपने मंत्रालय में कामकाज संभाल लिया है। इसी कड़ी में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में कामकाज संभाल लिया। उन्होंने लोगों में वैज्ञानिक चेतना को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पद ग्रहण किया। नई सरकार के बनने के साथ ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 28 मई 2014 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के मुख्यालय अनुसंधान भवन नई दिल्ली में वैज्ञानिक समुदाय को संबोधित किया। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि सरकार युवाओं को विज्ञान के क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए नई नीतियां आरंभ करेगी। सरकार वैज्ञानिक स्वभाव के अनुसार विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करेगी। एक ऐसा राष्ट्र जिसकी अधिकतर जनसंख्या युवा वर्ग से संबंधित हो, तो निश्चय ही कहीं विज्ञान का योगदान पिछड़ जाएगा, तो इस दिशा में जो प्रगति होनी है और उस लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी रह जाएगी। यदि 2020 का वो लक्ष्य हमें प्राप्त करना है, जिस प्रकार के पूरा विश्व हमें देख रहा है, तो साइंस का, विज्ञान का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। विज्ञान न केवल हमारे अनुसंधान और शोध में, बल्कि हमारे व्यवहार में भी वी विल हैव टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर। डॉक्टर सिंह ने जोर देते हुए कहा कि अनुसंधान एवं विकास में वृद्धि के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बहुआयामी दिशाओं में कार्य करते हुए युवाओं के विकास और सशक्तिकरण पर ध्यान देना मंत्रालय का प्राथमिकता होगी। उन्होंने समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने पर जोर दिया। डॉक्टर सिंह ने कहा कि देश में संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। हम सभी सन 2020 तक देश में विज्ञान के क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर खड़ा करने के लिए कार्य करेंगे। समाज और देश के विकास के लिए सभी वैज्ञानिक संस्थानों को शोध और अनुसंधान को और अधिक प्रभावी बनाते हुए सक्रिय भूमिका निभानी होगी। भोपाल में पिछले दिनों 2 दिवसीय खगोल उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें राज्य भर के स्कूली छात्रों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश विज्ञान सभा तथा आंचलिक विज्ञान केंद्र ने मिलकर किया था। कार्यक्रम में अनेक जाने माने वैज्ञानिकों ने शिरकत की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विज्ञान सभा एवं आंचलिक विज्ञान केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से 24 से 25 मई 2014 को 15वीं खगोल विज्ञान उत्सव 2013-2014 का आयोजन किया गया। इस उत्सव का उद्देश्य खगोल विज्ञान के अध्ययन एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर आधारित गतिविधियों एवं चर्चाओं को बढ़ावा देना था। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के लगभग 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया। आयोजित गतिविधियों में खगोल विज्ञान एवं आकाशीय पिंडों पर चर्चाएं, आकाश दर्शन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में विज्ञान प्रसार के वैज्ञानिक एवं खगोल विज्ञानी डॉक्टर अरविंद सी रानाडे ने प्रतिभागियों को गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करने के साथ ही उनका मार्गदर्शन भी किया। मध्य प्रदेश विज्ञान सभा पिछले 25 सालों से राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी लोकप्रियकरण से जुड़कर ग्रामीण आबादी में प्रौद्योगिकी जागरूकता के लिए कार्य कर रही है। पिछले साल सरकार की तरफ से खाद्य पदार्थों में जेनेटिक मॉडिफाइड तत्वों की मात्रा की जानकारी देने की सिफारिश की गई थी, मगर अभी तक ऐसी कोई सटीक विधि नहीं थी जिससे जीएम कंटेंट का पता लगाया जा सके। हाल ही में दिल्ली स्थित NBPGR के वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक निकाली है जिससे खाद्य पदार्थों में जीएम कंटेंट का पता लगाया जा सकता है। लंबे समय से आनुवांशिक परावर्तित फसलों यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स
और परंपरागत फसलों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चर्चाएं होती रही हैं। आनुवांशिक परावर्तित फसलों के मानव उपभोग को लेकर सवाल उठते रहे हैं और इस विषय पर विवाद कायम रहा है। उपभोक्ता मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत उपभोक्ता विभाग ने जनवरी 2013 में एक विशेष अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कुछ फसलों में जीएम तत्वों की उपस्थिति की लेबलिंग करना जरूरी किया गया था। इस दिशा में नई दिल्ली स्थित नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर गुरिंदरजीत रंधावा के नेतृत्व में शोधकर्ताओं का समूह स्लोवेनिया के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी के सहयोग से कार्य कर रहा है। हमने सोचा क्यों ना इन सारी क्रॉप्स को इकट्ठा एक जगह पे इसकी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के बाद एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाए ताकि ज़्यादा खर्चा ना करके हम बहुत आसानी से इसको टेस्ट कर सकें। तो इसीलिए हमने स्लोवेनियन इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन बायोटेक्नोलॉजी, उनके साइंसदानों के साथ मिलके एक ऐसा एल्गोरिदम बनाया है जिसमें हमने सारी ये इन्फॉर्मेशन 21 क्रॉप्स की और 144 इवेंट हैं जीएम इवेंट्स, उनको एक जगह पे इकट्ठा करके उसको एक एल्गोरिदम में डाला और इस तरह की स्ट्रेटजी बनाई है कि उससे हमारी जो टेस्टिंग की कॉस्ट है 1/10% कम हो गई है। इस संयुक्त प्रयास में जीएम संदूषण के परीक्षण के लिए एक सरल और कम लागत की मैट्रिक्स आधारित विधि का विकास किया गया है। इसके तहत भारत में अधिकृत और अनाधिकृत जीएम घटनाओं पर भी नजर रखी जा रही है। जीएमओ मैट्रिक्स अप्रोच IGMORIS द्वारा एकत्र की गई सूचनाओं और जीएम घटनाओं के डेटाबेस से प्राप्त अन्य उपलब्ध सूचनाओं पर आधारित है। इस डेटाबेस में सन 2006 से 2012 के दौरान हुए फील्ड ट्रायल और देश में शोध कार्य के लिए आयातित 21 फसलों से संबंधित सूचनाएं एकत्र हैं। इसमें 141 जीन घटनाओं को लक्ष्य किया गया है, जिसमें 106 आनुवांशिक तत्व हैं। इन घटनाओं में एक सॉफ्टवेयर जीएमओ सीख के माध्यम से विभिन्न जीएम घटनाओं की रेंज से अधिकतर 10 तत्वों की उपस्थिति देखी गई है। जीएमओ मैट्रिक्स अप्रोच बहुत ही प्रभावी, तीव्र एवं कम लागत वाला है। इसे जीएम घटनाओं को जांचने और परखने के लिए बहुत ही प्रभावी देखा गया है। जीएमओ मैट्रिक्स से प्राप्त सूचनाओं का उपयोग करके फसलों में जीएम घटनाओं को आसानी से जांचा जा सकेगा। जीएम की पहचान के लिए क्रमबद्ध ढंग से बीजों के नमूने से डीएनए निष्कर्षण और यूवी स्पेक्ट्रोमीटर के उपयोग से डीएनए मात्रा ज्ञात की जा सकेगी। इसके माध्यम से फिर पॉलीमर श्रृंखला अभिक्रिया के उपयोग से जीएम स्टेटस को जांचा जा सकता है। फिर रियल टाइम पॉलीमर श्रृंखला का उपयोग करते हुए जीएम घटक की मात्रा का पता लगाया जा सकता है। जीएमओ मैट्रिक्स में जीएम फसलों के आंकड़े एक टेबल के रूप में होते हैं, जो एक एक्सेल शीट में होते हैं, जिसके अंतर्गत एक तरफ जीएम घटनाएं होती हैं और दूसरी तरफ ट्रांसजेनिक तत्वों को रखा जाता है। इन घटनाओं में ट्रांसजेनिक तत्वों की आवृत्ति और उपस्थिति की संख्याओं के आधार पर लक्ष्य की गई पॉलीमरेज श्रृंखला इन घटनाओं में से ट्रांसजेनिक तत्वों को जांचती है। जीएमओ की गणना की विधि के द्वारा इनकी आवृत्ति का चयन किया जाता है। एनबीपीजीआर के जीएम समूह और डॉक्टर रंधावा द्वारा विकसित ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ऐसे प्रयोगों की संख्या में कमी करता है जिनके माध्यम से किसी खाद्यान्न में जीएम तत्वों की उपस्थिति और उनमें जीएम संदूषण का निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा ये जांच विधि की लागत को भी 10वें भाग तक कम कर देता है। सभी नई जीएम घटनाओं और उनसे संबंधित लक्ष्यों से प्राप्त जीएमओ आंकड़ों को नियमित रूप से जीएमओ मैट्रिक्स से जोड़कर आने वाले समय में जीएमओ घटकों के परीक्षण की विधि को विश्वसनीय और कम लागत वाली बनाया जा सकेगा। विश्व भर के वैज्ञानिकों की एक टीम अफ्रीका और एशिया में क्लाइमेट चेंज के प्रभावों का अध्ययन करेगी। इसमें हिमालय क्षेत्र की नदियां, डेल्टा तथा अन्य क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाएगा। इस संयुक्त अध्ययन पर लगभग 6.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर खर्च किए जाएंगे। एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जलवायु परिवर्तन के वैश्विक खतरे को कम करने की दिशा में अफ्रीका और एशिया के विशेषज्ञों सहित एक वैश्विक समूह की घोषणा की गई है। ये समूह संयुक्त रूप से दोनों महाद्वीपों के जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर हुए प्रभाव का अध्ययन करेगा।
इस बात पर सहमति व्यक्त की गई है कि ये समूह जलवायु परिवर्तन से अधिक प्रभावित कुछ क्षेत्रों के लिए उपयोगी ज्ञान और अध्ययनों का साझा करेगा, जिससे ऐसे क्षेत्रों को लाभ होगा। ये घोषणा पिछले महीने काठमांडू में अफ्रीका और एशिया के संयुक्त अनुकूलन शोध पहल कोलैबोरेटिव एडेप्टेशन रिसर्च इनिशिएटिव इन अफ्रीका एंड एशिया CARIAA के अवसर पर की गई। इस समूह में 4 शोध संकायों को शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत अफ्रीका एवं एशिया के अर्ध शुष्क क्षेत्रों, नदी बेसिनों और मुहानों एवं हिम नदों पर जलवायु परिवर्तन का अध्ययन किया जाएगा। इस 7 वर्षीय अनुसंधान कार्यक्रम की अनुमानित लागत लगभग 6.4 करोड़ अमेरिकी डॉलर होगी। ये फंड कनाडा अंतर्राष्ट्रीय विकास शोध केंद्र और ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा। इस शोध संघ का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के पैटर्न्स का अध्ययन करना एवं प्रभावी अनुकूलन रणनीतियों का सुझाव देने के साथ भविष्य में जल आपूर्ति, विशेषकर हिंदू कुश हिमालयन क्षेत्र में के संबंध में समाधान प्रस्तुत करना है। CARIAA के 1 सप्ताह तक चले समुदाय आधारित अनुकूलन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लॉन्च किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन समुदाय आधारित अनुकूलन के लिए तापमान वित्त पर काठमांडू घोषणा पत्र के परिणाम के आधार पर किया गया था। अनुकूलन फंडिंग के अलावा आधी से अधिक राशि का उपयोग जलवायु परिवर्तन से प्रभावित सबसे गरीब और अत्यधिक कमजोर लोगों के अनुकूलन पर किया जाएगा। वैश्विक अनुकूलन फंड एक अंतर्राष्ट्रीय फंड है जिसका उपयोग विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों से अनुकूलन के लिए वित्तीय परियोजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है। इसकी स्थापना यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC के अंतर्गत क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार की गई है। सन 2010 से वैश्विक अनुकूलन फंड के पास तकरीबन 22 करोड़ अमेरिकी डॉलर की धनराशि है, जिसमें से तकरीबन 7.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर को वितरित किया जा चुका है। विज्ञान के विषय में पढ़ाई करने वालों के लिए खास खबर। देश के 5 आइसर संस्थानों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये संस्थान भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे और तिरुवनंतपुरम में स्थित हैं। इन संस्थानों में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट 7 जून से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। 5 भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान यानी IISER संस्थानों में पंचवर्षीय BS-MS संयुक्त डिग्री पाठ्यक्रम के लिए जून से प्रवेश प्रक्रिया आरंभ हो गई है। आइसर ने घोषणा की है कि प्रवेश के लिए काउंसलिंग और एप्टीट्यूड टेस्ट जुलाई में आयोजित किए जाएंगे। BS-MS संयुक्त डिग्री पाठ्यक्रम 5 वर्ष की अवधि का है। इसमें प्रवेश के लिए विज्ञान विषय से 12वीं की शिक्षा आवश्यक है। जो विद्यार्थी इस पंचवर्षीय BS-MS संयुक्त डिग्री पाठ्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विषयों में दाखिला लेंगे, उनकी कक्षाएं अगस्त 2014 से आरंभ होंगी। इसके अलावा ऐसे विद्यार्थी जो किशोर वैज्ञानिक पुरस्कार योजना, संयुक्त प्रवेश परीक्षा और राज्य एवं केंद्रीय बोर्ड के विद्यार्थी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की इंस्पायर योजना के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट पास करने के बाद प्रवेश के लिए कक्षा 12वीं के औसत अंकों को भी देखा जाता है। विभिन्न आवेदनों के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथियां इस प्रकार हैं। किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना 7 जून से 7 जुलाई 2014, संयुक्त प्रवेश परीक्षा एडवांस्ड 2014 वर्ग 23 जून से 7 जुलाई 2014, जो इंस्पायर छात्रवृत्ति के लिए पात्रता रखने वाले राज्य एवं केंद्रीय बोर्डों के विद्यार्थी 15 जून से 10 जुलाई 2014। प्रवेश के संबंध में अधिक जानकारी के लिए आइसर की वेबसाइट www.iiser-admissions.in भी देख सकते हैं। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान को आइसर के नाम से भी जाना जाता है। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त इकाई है। ये संस्थान वैज्ञानिक शिक्षा, शोध और प्रशिक्षण समर्पित हैं। ये 5 आइसर क्रमशः भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पूना और तिरुवनंतपुरम हैं। और अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। आइए अब नजर डालते हैं देश भर में होने वाली कुछ अन्य मुख्य वैज्ञानिक गतिविधियों पर अपने सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि के तहत वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर नए विशाल ज्वालामुखी की खोज की है और इसमें जीवन के अनेक नए रूपों के होने की संभावना है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पहाड़ और मंगल ग्रह का तीसरा सबसे बड़ा ज्वालामुखी आर्सिया मॉन्स एक समय ग्लेशियर आइस से ढका हुआ था। नासा के मार्स रिकॉनेसांस ऑर्बिटर द्वारा आर्सिया मॉन्स के ऊपर देखे गए लावा निर्माण संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण से ये पता लगा है कि ऐसी बनावट पृथ्वी पर तब देखी गई है जब ज्वालामुखी उद्गार से निकले पदार्थ समुद्र की तली में पहुंचे हों। इन आंकड़ों से ये भी देखा गया है कि जब ग्लेशियर युग में लावा बहा तब पृथ्वी पर पहाड़ और रिजिस का निर्माण हुआ। अपनी इस अभिकल्पना को आधार बनाकर वैज्ञानिकों की सोच है कि आर्सिया मॉन्स के ज्वालामुखी उद्गार से उत्पन्न गर्मी से अनेक सूक्ष्म जीवों का आश्रय स्थल बनी ग्लेशियर झीलें पिघलेंगी। अमेरिका ने भारत और चीन को जलवायु परिवर्तन के लिए उनकी जिम्मेदारी तय करने का आह्वान किया है। अमेरिका ने उत्सर्जन को कम करने की दिशा में कदम बढ़ाने की इच्छा जाहिर की है। अमेरिका के अधिकारियों के अनुसार अमेरिका के जलवायु कार्य योजना के विकास के लिए कदम उठाए गए हैं, जिससे कोयला ईंधन ऊर्जा संयंत्रों में ईंधन दक्षता मानकों को लागू करना सबसे बड़ी जरूरत है। इस दिशा में सभी देश सहयोग करते हुए जलवायु परिवर्तन से संबंधित विषय में अपना योगदान दें। हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत और रूस अब हाइपरसोनिक मिसाइलों का निर्माण मिलकर करेंगे। मिसाइलों से संबंधित हाइपरसोनिक तकनीक हमले के समय को कम करने के कारण रक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। सिलिकॉन चिपों पर आधारित ये रक्षा प्रौद्योगिकी और उसका परीक्षण अगले 4 से 5 वर्षों तक चलेगा। एक अनुमान के अनुसार हाइपरसोनिक मिसाइलों के निर्माण में लगभग 10 वर्ष लगेंगे। हाल ही में WHO की 67वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का आयोजन जनेवा में हुआ, जिसमें क्लाइमेट चेंज के हेल्थ पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी गंभीरता से चर्चा की गई। हमारे स्वास्थ्य पर क्लाइमेट चेंज के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, आज इन फोकस में हम इसी पर चर्चा करेंगे। पिछले कुछ वर्षों में पर्यावरण के ह्रास और जलवायु परिवर्तन के वैश्विक मुद्दे के रूप में उभरने के कारण इसका प्रभाव वैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी देखा गया है। जलवायु परिवर्तन एक बहुआयामी समस्या है और इसका असर पृथ्वी ग्रह के सभ्य समाज की सुरक्षा पर भी पड़ा है। आज मानव समाज को प्रभावित करने वाले अनेक स्थानीय और वैश्विक विषयों में फसलों का नष्ट होना और खाद्य सुरक्षा के कारण उत्पन्न होने वाले संकट और जलवायु परिवर्तन के कारण संक्रामक रोगों का फैलाव आदि शामिल हैं। वैश्विक स्तर पर भौगोलिक, भौतिकीय और जैविक तंत्रों में बदलावों को देखा जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संघ के अनुमान के अनुसार पिछले 30 वर्षों के दौरान मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न जलवायु परिवर्तन के दौरान गर्मी और बारिश के रुझान से हर वर्ष तकरीबन 1.5 लाख लोगों की मौतें हुई हैं। ये रिपोर्ट लंदन के लांसेट एंड यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन स्थित इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ कमीशन द्वारा मैनेजिंग द हेल्थ इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज के नाम से प्रकाशित हुई है। इस सदी के दौरान पृथ्वी के औसत सतही तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है, जिसका असर मानवीय स्वास्थ्य पर भी पड़ा है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि उच्च अक्षांशों पर तापमान अधिक बढ़ेगा। मध्य खतरे वाले स्थानों सन 2090 तक तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी, लेकिन उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड और साइबेरिया में तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। इस रिपोर्ट के अनुसार तापमान का सीधा प्रभाव वाहक जनित बीमारियों के संक्रमण में वृद्धि के तौर पर देखा जाएगा, जबकि जलवायु परिवर्तन के अप्रत्यक्ष प्रभाव के तौर पर जल और खाद्य सुरक्षा के साथ ही जलवायु परिवर्तन की विकट घटनाओं के तौर पर मानवीय बसावटों में वैश्विक स्वास्थ्य का व्यापक असर पड़ेगा। स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के तहत सामाजिक असमानता की खाई और बढ़ेगी। जिन लोगों के पास संसाधनों की कमी है, उन पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा।
जलवायु परिवर्तन के अंतर सरकारी पैनल यानी IPCC ने इस प्रकार के व्यापक सिस्टमों पर पड़ने वाले प्रभाव के साक्ष्यों के विश्लेषण के लिए अनेक कार्यदल बनाए हैं। इन विभिन्न कार्यदलों के अध्ययन के उपरांत ये सुझाया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण और विशेषकर तापमान में वृद्धि से सभी प्राकृतिक तंत्र प्रभावित होंगे। स्थानीय जलवायु परिवर्तन का प्रभाव उस स्थान के सतही, जैविक और जलीय तंत्र पर भी दिखाई देगा। इसका प्रभाव कृषि, वन, सतही और भूजल की उपलब्धता के साथ साथ सबके स्वास्थ्य पर भी होगा। जलवायु में होने वाले ये परिवर्तन प्राकृतिक और मानव जनित कारणों से या फिर दोनों के संयुक्त प्रभाव से होंगे। इसलिए ये जरूरी हो गया है कि संयुक्त प्रयासों के द्वारा क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन के कारणों का परीक्षण किया जाए। इसके लिए हमें क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन के विश्वसनीय सूचकों का विकास करना होगा। आज समय की मांग है कि जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों को कम करने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीतियों को अपनाया जाए। और क्या है इस सप्ताह के इतिहास में विज्ञान का योगदान, जानेंगे अपने सेगमेंट इतिहास के पन्नों में। एक जून 1869 को प्रख्यात वैज्ञानिक एडिसन को उनकी इलेक्ट्रोग्राफिक वोट रिकॉर्डर मशीन के लिए पहला पेटेंट मिला। 2 जून 1858 को पहली बार डोनाटी धूमकेतु देखा गया और इसका नाम इसके खोजकर्ता जियोवानी बतिस्ता डोनाटी के नाम पर रखा गया। ये 19वीं सदी का दूसरा सर्वाधिक चमकदार धूमकेतु था। ये पहला धूमकेतु था जिसकी पहली बार फोटो खींची गई। 5 जून 1783 को दो फ्रांसीसी सगे भाइयों जॉफ माइकल और जैक्वस एथीने मंगोल्फियर ने पहली बार गर्म हवा से भरा बलून उड़ाया, जिससे आकाश में उड़ने की आशा जगी। 6 जून 1943 को अमेरिकी रसायन व भौतिक विज्ञानी रिचर्ड ई स्माले का जन्म हुआ, जिन्हें नैनो टेक्नोलॉजी का जनक माना जाता है। रिचर्ड स्माले को 1996 में कार्बन 60 यानी बकीबाल की खोज के लिए रॉबर्ट कुर्ट जूनियर और सर हैरल्ड डब्ल्यू क्रोटो के साथ रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 7 जून 1875 को भारत के प्रसिद्ध चिकित्सक उपेंद्रनाथ ब्रह्मचारी का जन्म हुआ। कार्बनिक एंटीमोनिक यौगिक यूरिया स्टिबामिन की उनकी महत्वपूर्ण खोज से ब्लैक फीवर यानी कालाजार की घातक बीमारी पर विजय पाने में सफलता मिली। तो ज्ञान विज्ञान में आज इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है, इसके बारे में अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है news@vigyanprasar.gov.in। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए इतना ही। विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी खबरों के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन। नमस्कार।